मैंने कल आपको 4 सेंटेंसेस दिए थे रिकॉर्ड करने, 6 फॉर्म में सेंटेंस 6 फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। मुझे लगता है आप सब लोगों ने कर लिया होगा। हम लोग होमवर्क की बात भी करेंगे आज। मंडे से आप लोगों का कोर्स चालू होगा। ओके, मंडे से जो है ना आपकी जो भी इंग्लिश क्लास है उसका हम लोग सिलेबस चालू करेंगे। तो आप लोगों को आज, कल और संडे दोनों में, तीनों दिन में 3 डेज के अंदर आपका अपना पूरा कोर्स, अपनी कॉपीज परचेज कर लेना है, ताकि जो भी मैं आप लोगों को बताऊं आप लोग इजीली अपने फेयर कॉपी में लिख सके और आप लोग लर्न कर सके। ठीक है ना? तो इसलिए आज भी हमारी ग्रामर की क्लास होगी। इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे हम लोग, इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे और नेक्स्ट डे से जैसे ही बुक्स आपके पास आ जाती है सारी की सारी, तो हम लोग जो है कोर्स स्टार्ट करेंगे। मंडे से कोर्स स्टार्ट होगा, इसलिए मंडे के पहले पहले आप लोग सब लोग अपनी बुक्स परचेस कर लीजिए, अदरवाइज फिर आप लोगों का लॉस होगा, आप लोगों का नुकसान होगा। ठीक है बेटा? चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आप सब लोगों ने क्लास में पढ़ा हुआ है, जब हम लोग स्कूल में आते थे तो हम सब लोग जानते थे हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं। क्योंकि हमें सेंटेंस फॉर्मेशन सीखना है, तो इसलिए हम लोग आज एक हेल्पिंग वर्ब पढ़ने जा रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। और आप लोगों को बहुत फोकस करके देखना है कि क्या चीज समझाई जा रही है, और जो जो चीजें मैं नोट करने के लिए बोलूंगा आपको नोट करना है। लक्ष्य जाट, लक्ष्य जाट कौन है? हु इज लक्ष्य जाट? बेटा बहुत बात हो रही है, हैंड्स डाउन करिए और बिल्कुल मोबाइल पे केयरफुली देखिए, इधर उधर नहीं देखेंगे, अदरवाइज कल स्कूल बुला लेंगे आपको फोन लगा के। हम बिल्कुल हिलना नहीं है कोई भी बच्चे को, पढ़ाई करने के लिए बिल्कुल सीधा बैठना पड़ता है। और घर के सभी लोगों को बोलिए कि कोई भी पीछे से कोई भी बात नहीं करे, अदरवाइज डिस्टर्बेंस होगा आप लोगों का। बेटा चलिए हम लोग है ना, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब। अगर हम लोग हेल्पिंग वर्ब समझ जाएंगे तो इजीली हमें प्रॉब्लम नहीं होगा सेंटेंस फॉर्मेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप लोग ध्यान से देखिए और समझिएगा। अटेंड किए, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को ही डिस्कस किया। हमने इंग्लिश को रूट से स्टार्ट नहीं किया। प्लान किया, स्कूल मैनेजमेंट में प्लान किया कि हम एक ऐसा भी स्टार्ट करें इंग्लिश का रूट जहाँ से स्टूडेंट्स जो है करें और इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो आज हमारे लर्निंग प्रोग्राम का ध्यान से आप सबको पढ़ना है। अगर आप सब लोग अच्छे से पढ़ते हैं लैंग्वेज को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके चलिए, तो सबसे पहली बात जैसा आपको स्क्रीन पे दिखता है, और लेक्चर फर्स्ट जो है इसका नाम है बेटा हेल्पिंग वर्ब्स। फर्स्ट लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट, ध्यान देने वाला हेल्पिंग वर्ब। इसको भी लिखेंगे बार बार, तो आपको जो है कंफ्यूज नहीं होगा। अब सबके बाद इसमें क्वेश्चन है व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो यहीं से इस चैप्टर को हम स्टार्ट करना पड़ना, व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब। ओके देखिए सेंटेंस जो है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एक सेंटेंस है, बहुत सिंपल है। लैंग्वेज को समझने के लिए इसका यूज कर रहा है। मैं हूँ, एक सेंटेंस हिंदी का, हम लोग हिंदी भाषी हैं इसलिए हम लोगों ने हिंदी का एग्जाम्पल ही लिया है ताकि मैं आप सभी को बता सकूं। मैं धीरज हूँ एक हिंदी का सेंटेंस है। अब देखिए ये सेंटेंस जो है बिल्कुल कंप्लीट है। हम लोग जब अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो ऐसे ही मिलता है। अब इस सेंटेंस में जो मैं है ना बेटा, वो क्या है? वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट। मैं सब्जेक्ट क्यों है वो आगे जब लेक्चर्स में लूंगा तो मैं आपको इजीली बता पाऊंगा कि मैं सब्जेक्ट क्यों हूँ। फिलहाल अभी आपको ये याद रखना है कि मैं सब्जेक्ट है और हूँ क्या है बेटा? हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब। अब देखिए अभी फिलहाल हमारा क्वेश्चन क्या था कि हेल्पिंग वर्ब। हम आगे बढ़ते हैं। मैं को चेंज किया, मैं को मैंने बना दिया
और सेंटेंस को फिर से मैंने राइट करने की कोशिश की, मैं की जगह पे मैंने लिखा। अब देखिए सेंटेंस को फिर से तो क्या होगा, वह धीरज है। देखिए हूँ जो है ऑटोमेटिक चेंज हो गया। मैं हूँ को चेंज किया तो वर्ब में नहीं था, लेकिन हूँ क्या हुआ, ऑटोमेटिक है बन गया। इसका मतलब मैंने तो सिर्फ सब्जेक्ट चेंज किया, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब तो ऑटोमेटिक चेंज हो गया। इसका मतलब क्या समझ में आया, इसका मतलब ये समझ में आया कि ये जो हेल्पिंग वर्ब था वो किस पे डिपेंड था, सब्जेक्ट पे डिपेंड था। यस, ये जो है बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट बोले हम, ये बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट जो है हमें जो है समझ में आ गया कि जो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जो बेटा सब लोग हेडफोन लगाइए, सब लोग हेडफोन लगाइए, अदरवाइज आवाज नहीं आएगी आप लोगों को। सब लोग हेडफोन लगाइए, सारे बच्चे हेडफोन का यूज कीजिए, मोबाइल को फिक्स कीजिए और हेडफोन लगाइए। हेडफोन लगाइए, और जिसके पास हैंड फ्री नहीं है ना, वो हैंड फ्री आज परचेज कर लीजिएगा। बिना हैंड फ्री की आवाज नहीं आएगी बेटा आप लोगों को। ओके, सब लोग हैंड फ्री लगाइए। है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सब्जेक्ट पे डिपेंड कर रहा है। और इसी कंक्लूजन से हम लोग एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट जो है अपने लिए निकाल सकते हैं। वो क्या है कि चूंकि ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब ये सब्जेक्ट की हेल्प करता है, इसीलिए बेटा इसका नाम हेल्पिंग वर्ब है, याद रखिएगा आप, है ना। हेल्पिंग वर्ब चेंजेस ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट। एक नया नोट और भी लिखा गया आपके थ्योरी में, हेल्पिंग वर्ब चेंजेस ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट। बिल्कुल सही बात है भैया। देखिए मैं बन गया वह हूँ, ऑटोमेटिक चेंज हो गया। किसके बेस पे चेंज हुआ, सब्जेक्ट के बेस पे चेंज हुआ। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, बहुत सारे कंक्लूजन आ रहे हैं। देखिए हेल्पिंग वर्ब चेंजेस ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट, ये सारी बातें आपको बिल्कुल माइंड में रखना है बेटा। ये छोटे छोटे से लॉजिक जो है आगे बहुत काम करेंगे। दूसरा, हेल्पिंग वर्ब हेल्प्स सब्जेक्ट। क्लियर है, तो दो बातें हमें समझ में आ गई। पहला, हेल्पिंग वर्ब हम इसको फर्स्ट नंबर पे लिखे, इसको फर्स्ट नंबर पे ही बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब हेल्प सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब किसकी हेल्प करता है बेटा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की हेल्प करता है। दूसरी बात, हेल्पिंग वर्ब किसके आधार पे चेंज हो जाता है, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के आधार पे चेंज हो जाता है। ये दूसरी बात हमने समझ में आई। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं केस की ओर। केस 2 है हमारे पास। मैं धीरज और मैंने कोई हेल्पिंग वर्ब लिखा ही नहीं। मैं धीरज और मैंने कोई हेल्पिंग वर्ब बेटा लिखा ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं सेंटेंस का मीनिंग आपसे पूछूं कि मैं धीरज, मैं इतना ही बोलूं मैं धीरज और बोल के रुक जाऊं, तो आप लोग इसका क्या मीनिंग निकालेंगे। तो बेटा इस सेंटेंस का दो मीनिंग निकल सकता है, या तो मैं धीरज हूं भी या मैं धीरज नहीं हूं भी। ये दोनों पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि मैं धीरज ये एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि यदि हम हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में से हेल्पिंग वर्ब निकाल दें तो हमारा सेंटेंस कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता बेटा। अगर हम सेंटेंस में से हेल्पिंग वर्ब निकाल दें तो हमारा सेंटेंस कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता। ये बात बहुत कंफर्म हो गई है। तो तीन बातें अभी तक हमें समझ में आ गई। पहली बात, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की हेल्प करता है। दूसरी बात, हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बेस पे चेंज हो जाता है। और तीसरी बात, यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेंगे हम सेंटेंस में तो हमारा सेंटेंस कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता है बेटा। ठीक है ना। चलिए, बहुत सारे अच्छे अच्छे कंक्लूजन्स हमें समझ में आ गए, हमने इसको निकाला भी है पढ़ के। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपको एक ब्लॉक में एक लाइन लिखी है, इफ हेल्पिंग वर्ब इज नॉट इन द सेंटेंस कैन नॉट बी कंप्लीटेड। ओके, वेरी क्लियर। अगर हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में नहीं होता है तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। और अभी जस्ट हमने भी ये कंक्लूजन निकाला और लिखा भी हुआ है, बहुत बढ़िया है। अब देखिए नोट 2 लिखा हुआ है, नोट 3 लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब हेल्प्स द सब्जेक्ट। सही बात है, जस्ट हमने पढ़ा हेल्पिंग वर्ब क्या करता है बेटा, हेल्पिंग वर्ब
helps the subject to complete the sentence. क्यों help करता है? To complete the sentence. Exactly. Helping verb helps the subject. क्यों? अभी जस्ट पढ़ा कि अगर हेल्पिंग वर्ब लगेगा ही नहीं तो सेंटेंस कंप्लीट होगा क्या? नहीं होगा ना। इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की हेल्प क्यों कर रहा है? ताकि सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब के विषय में एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट हम ये बोल सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए क्या बोल सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब हेल्प्स द सब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस। ओके, इसके अलावा दो बहुत ही गजब के कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे जो कंक्लूजन हमने फाइंड आउट किया था। क्या कंक्लूजन है? पहला, हेल्पिंग वर्ब, एक्सक्यूज मी, देखिए क्या था, हेल्पिंग वर्ब चेंजेस ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट, पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा, विदाउट हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस कैन नेवर बी कंप्लीटेड। बहुत बढ़िया। तो यहाँ से यहाँ तक जो बातें हैं हमें हमेशा ये जो पूरा ब्लॉक है ये हमेशा हमें याद रखना है बेटा। अगर ये ब्लॉक हमें याद हो जाता है तो फाइनली हमने पूरा समझ लिया, पढ़ लिया। तो क्या क्या फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब हेल्प्स द सब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस। सही बात है, हमने जस्ट यहाँ पे देखा था। देखिए ये रहा, देखिए ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बेस पे चेंज हो रहा था। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब किसकी हेल्प करेगा बेटा? सब्जेक्ट की हेल्प करेगा। क्यों हेल्प करेगा? हमने यहाँ पे पढ़ा था, अगर एक सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, तो क्या सेंटेंस कंप्लीट होगा? क्या नहीं होगा। इसका मतलब हम लोग अल्टीमेटली क्या बोल सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में सब्जेक्ट की हेल्प क्यों करता है? बताओ, हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में सब्जेक्ट की हेल्प क्यों करता है? ताकि सेंटेंस को कंप्लीट कर सके। ओके, तो ये बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट है, बेहतरीन, और आपको बिल्कुल इसे नहीं भूलना बेटा। हेल्पिंग वर्ब हेल्प्स द सब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस, पहली बात। दूसरी बात, हेल्पिंग वर्ब चेंजेस ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट। अगर आपसे कोई पूछता है कि क्यों हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज हो जाता है, तो आप क्या बोलेंगे? हेल्पिंग वर्ब चेंजेस ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है सब्जेक्ट के आधार पे, मतलब सब्जेक्ट को देख कर ही हम हेल्पिंग वर्ब चेंज करते हैं। ओके, दूसरी बात, विदाउट हेल्पिंग वर्ब के बिना सेंटेंस कैन नेवर बी कंप्लीट, सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता है। आज के इस लेक्चर में ये जो तीन लाइनें हैं, दिस वन एंड दिस वन, ये तीनों लाइनें आपको नो डाउट अच्छे से याद कर लेनी है, और याद ही नहीं करना है, इसको समझ के भी रखना है बेटा, है ना। ये सब बेस है, ये सब इंग्लिश लर्निंग का रूट, दीज ऑल आर द रूट लेक्चर्स ऑफ इंग्लिश लर्निंग। ओके, तो इसको जो है बिल्कुल हाईली अंडरस्टैंड करना है, बिल्कुल वीडियो को बार बार देखना है। ओके, और इसको जब तक समझ में नहीं आया तब तक इसको जो है समझने की कोशिश करता रहना, ठीक है ना। ओके, चलिए ये हो गई बात है। अब हम कुछ आगे बढ़ रहे हैं बेटा। Now the next very important, there are 27 types of helping verbs in English. It's a good thing कि इंग्लिश में कितने हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं बेटा? 27 types of helping verbs are there. How many helping verbs are there? 27. There are 27 types of helping verbs are there. See, फिलहाल अभी हमें तो यहाँ पे 27 पढ़ना नहीं है। ओके, तो हमें अभी क्या क्या यूज होने वाला हेल्पिंग वर्ब वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, वो आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए जरा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एंड देयर यूजेस। अब कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इज, आर, एम, वाज, फॉर, विल बी, शैल बी। ये हेल्पिंग वर्ब है बेटा, याद रखेंगे ये हेल्पिंग वर्ब है। ये 27 में से ही है बेटा, ये 27 के ही हेल्पिंग वर्ब है जो मैं आपको बता रहा हूँ। कौन से? देखिए ये इज, आर, एम, वाज, वर, ये हेल्पिंग वर्ब है। इसका यूज क्या है? ये इंट्रोडक्शन के लिए यूज होता है। अब फिलहाल आप लोगों को लग रहा होगा कि इंट्रोडक्शन क्या सर, इसके पहले भी मैंने आपको कुछ वीडियोस जो हैं इंग्लिश के दिए हैं पढ़ने के लिए, समझने के लिए, वर्कशीट सॉल्व करने के लिए। पहले भी आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मैं कि इंट्रोडक्शन क्या होता है। फिर भी मैं तो यही कहूंगा कि मैं भी आपको आगे बताऊंगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ठीक है ना बेटा। और सॉरी, इंट्रोडक्शन क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा, चिंता मत कीजिए आप लोग। फिलहाल अभी यहाँ पे ये याद कीजिए कि इज, आर, एम, वाज, वर, विल बी, शैल बी एक है, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स हैं। उनका यूज क्यों होता है सेंटेंस में, क्यों होता है इंग्लिश में? इंट्रोडक्शन के लिए होता है। अगला आगे बढ़े हम, हैज, हैव, हैड, ये भी हेल्पिंग वर्ब है बेटा। इसका यूज क्यों करते हैं? टू शो समथिंग विद यू।
अगर आपके पास कोई चीज है उसको दिखाने के लिए हम हैज, हैव, हैड का यूज करते हैं। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिए, मतलब हेल्पिंग वर्ब सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, हेल्पिंग वर्ब को ये भी जानना इंपॉर्टेंट है कि उनका एक्चुअल यूज क्या है ना। नहीं तो जो है, अगर आप हेल्पिंग वर्ब जान जाएं कि हाँ हेल्पिंग वर्ब एक वर्ड होता है जो सेंटेंस में सब्जेक्ट की हेल्प करता है ताकि सेंटेंस कंप्लीट हो जाए, हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के बेस पे लगाया जाता है, हेल्पिंग वर्ब जो है अगर सेंटेंस में नहीं हो तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है, ये तो बेसिक चीज़ें हैं। लेकिन ये जो अभी आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद करना है। आगे फर्दर जब मैं वीडियोस जो है आप लोगों को मैं सेंड करूँगा तो आप लोग उस वीडियोज़ में देखिएगा, हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ कैसे हम लोग सब्जेक्ट, कैसे हम लोग इंट्रोडक्शन बनाने के लिए करेंगे, हैज हैव हैड का यूज कैसे हम लोग ये पर्टिकुलर टास्क के लिए करेंगे, मैं आपको उस वीडियोस में इजीली आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। फिलहाल आपको यहाँ पे ये तो याद रखना ही पड़ेगा बेटा। ओके, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे कैन, कुड भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, इनका यूज क्यों करते हैं? टू शो कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी मतलब क्षमता, क्षमता को शो करने के लिए कैन और कुड का यूज किया जाता है। उसी तरीके से शुड और मस्ट की बात करें, शुड और मस्ट का यूज किसके लिए करेंगे बेटा? एडवाइस देने के लिए। अगर हमें किसी को एडवाइस देना है तो शुड और मस्ट का यूज करेंगे बेटा। नीड भी एक हेल्पिंग वर्ब है बेटा, इसका यूज क्यों करते हैं? टू शो आवर रिक्वायरमेंट। अगर हमें कोई आवश्यकता हो, कोई जरूरत हो तो उसको दिखाने के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? हम नीड यूज करेंगे। चलिए, मे और माइट बहुत इंपॉर्टेंट हेल्पिंग वर्ब्स है और हमारे सिलेबस में है, हमें पढ़ना है। तो क्या है इसका यूज? टू शो प्रोबेबिलिटी एंड परमिशन। अगर हमें संभावना बतानी हो या किसी से परमिशन लेना हो तो हम मे और माइट का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने कुछ ग्रुप ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स आपको बताया। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, पहले तो सारे हेल्पिंग वर्ब्स को एक साथ याद होने चाहिए। इज, आर, एम, वाज, वर, विल बी, शैल बी, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, शुड, मस्ट, नीड, मे, माइट, इस तरीके से आपको बोलते आना चाहिए। दूसरा क्या याद होना चाहिए कि ग्रुप ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स का एक्चुअल यूज क्या है। तो इज, आर, एम, वाज, वर, विल बी, शैल बी का एक्चुअल यूज क्या है बेटा? इंट्रोडक्शन बनाने के लिए करेंगे। अभी तो इतना याद रखिए, आगे और डिस्कस करेंगे हम लोग। हैज, हैव, हैड का यूज क्यों करेंगे? अपने पास अगर कोई चीज है तो उसको दर्शाने के लिए करेंगे। कैन, कुड का यूज क्यों करेंगे? अपनी कैपेबिलिटी को शो करने के लिए करेंगे बेटा। मस्ट का यूज क्यों करेंगे? एडवाइस को शो करने के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे? एडवाइस। अगर हमें एडवाइस देना हो किसी को तो शुड मस्ट का यूज करेंगे। नीड का यूज क्यों करेंगे बेटा? अगर हमें अपनी रिक्वायरमेंट बतानी हो किसी को कि हमें इस चीज की आवश्यकता है, उसके लिए करेंगे। मे, माइट का यूज क्यों करेंगे बेटा? अपनी प्रोबेबिलिटी, अगर कोई प्रोबेबिलिटी है, परमिशन है, उसे शो करना है तो हम मे, माइट का यूज करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे फर्दर क्लासेस में। ओके, चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एक और भी है, हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है और बहुत गजब का है टॉपिक। अक्सर लोगों को बहुत बड़ा डाउट है इसमें, है, इसलिए मैंने ये आप लोगों के लिए वीडियो में रखा है। इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और इससे आप लोगों का बहुत बड़ा डाउट क्लियर होगा। बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने, इस तरीके का र्यूमर है उन लोगों के साथ, मतलब एक तरह से अफवाह बोलूंगा मैं, इंग्लिश का र्यूमर, अफवाह है ये। देखिए लिखा हुआ है स्क्रीन पे, मीनिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब। अब अक्सर लोगों को ये लगता है कि ईज का मतलब है, मैंने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोगों को और समझाने के लिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये देखिए जरा, यहाँ से देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए, सॉरी फिर से एक बार ड्रॉ करते हैं। देखिए, इज है, आर है, एम, हूँ, वॉज मीन्स था, वर मीन्स थे, कैन मीन्स सकता, शुड मीन्स चाहिए। अक्सर कई बार आपने किसी को पढ़ाते हुए ऐसा भी देखा होगा या खुद भी आपने पढ़ा होगा या कई लोग आपको ऐसा पढ़ाते समय इस तरीके से आपको याद कराते हैं कि बेटा इज मतलब है याद कर लो, आर मतलब है याद कर लो, या मतलब हूँ याद कर लो, वाज मतलब था होता। बेटा ये बिल्कुल गलत तरीका है। देखिए मैंने फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है, देयर इज नो एनी मीनिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का कोई अर्थ नहीं होता है बेटा। आप आज इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग में उतार लीजिए, जितने भी इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब्स होता है उनका कोई एक्चुअल मीनिंग नहीं होता है। उन सभी हेल्पिंग वर्ब्स का बेटा यूज होता है अकॉर्डिंग टू द टाइम। अपन
जब आप लोग और आगे बढ़ेंगे तो मैंने और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर किया हुआ है, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप ये याद रखिए एक छोटी सी लाइन कि देयर इज नो एनी मीनिंग ऑफ हेल्पिंग ऑफ। हेल्पिंग ऑफ का कोई एक्चुअल मीनिंग नहीं होता है, इसलिए आपको रटने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है बेटा। और अगर कोई इस तरीके से पढ़ाता है या आपको एडवाइस करता है कि इस मतलब है याद कर लो, आर मतलब है याद कर ले, मतलब हूँ याद कर लो, बिल्कुल नहीं करना बेटा, ये गलत तरीका है और इसी वजह से हम प्रॉपर इंग्लिश सीख नहीं पाते, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है कि देयर इज नो एनी मीनिंग ऑफ हेल्पिंग। तो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखिए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कई लोग हेल्पिंग ऑफ का मीनिंग ऐसे रखते हैं, यह बिल्कुल गलत है। देखिए मैंने आपको लिख भी दिया है ताकि आप लोग अगर वीडियो देखें पढ़े तो और अच्छे से समझ में आपको आए। अब देखिए, हेल्पिंग ऑफ कंट्रीब्यूट टाइम इन अ सेंटेंस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हमें एक्चुअली में समझना है आज, कि हेल्पिंग ऑफ का जब मीनिंग नहीं होता है तो हेल्पिंग ऑफ सेंटेंस में करता क्या है। तो हेल्पिंग ऑफ बेटा क्या करता है, तो हेल्पिंग ऑफ बेटा टाइम को कंट्रीब्यूट करता है। हेल्पिंग ऑफ कंट्रीब्यूट्स टाइम इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में हेल्पिंग ऑफ क्या कंट्रीब्यूट करता है, टाइम कंट्रीब्यूट करता है। इसका क्या मतलब हुआ, मैं आपको देखिए बता रहा हूँ। क्या लिखा है, मैं धीरज हूँ। सॉरी यहाँ पे मात्रा गलत लग गई है, इसको सुधार लीजिएगा आप लोग। हाँ, हमें बड़ा ऊ की मात्रा, मैं धीरज हूँ। ओके, अब देखिए इसी सेंटेंस को अगली लाइन में लिखा गया है मैं धीरज था। इसी सेंटेंस को अगली लाइन में लिखा गया है मैं धीरज होऊंगा। 3 लाइनें लिखी हैं। ओके, मैं धीरज हूं। अब आप सबको पता है हूं क्या है, जस्ट मैंने पहले अभी जस्ट फर्स्ट पेज पे पढ़ा था। हूं बेटा हेल्पिंग ऑफ है, था क्या है, हेल्पिंग ऑफ है। होऊंगा क्या है, हेल्पिंग ऑफ है। मतलब मैं धीरज हूं, ये भी हेल्पिंग ऑफ है। मैं धीरज था, ये भी हेल्पिंग ऑफ है। मैं धीरज होऊंगा, ये भी हेल्पिंग ऑफ है। अब जरा देखिए, हूं से क्या पता चल रहा है, अभी जस्ट है, अभी जस्ट करंट। करंट मतलब प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट की बात हो रही है। मतलब ये हूं जो हेल्पिंग ऑफ है, इससे हमें क्या पता चल रहा है बेटा, इससे हमें पता चल रहा है प्रेजेंट टाइम का। क्या पता चल रहा है, प्रेजेंट टाइम का। था भी एक हेल्पिंग ऑफ है, लेकिन था मतलब क्या, पास्ट टाइम, बीता हुआ समय। बीते हुए समय को हम था बोलते हैं। मतलब क्या समझ में आ रहा है बेटा, हमें हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर हेल्पिंग ऑफ था है तो हम लोग जो है कौन, अगर हेल्पिंग ऑफ था है तो हमें कौन सा टाइम का इंडिकेशन हो रहा है बेटा, हमें इंडिकेशन हो रहा है पास्ट टाइम का। अगर हेल्पिंग ऑफ है होऊंगा मतलब गा, ग वाले शब्द, अगर ग वाला शब्द आ रहा है लास्ट में, अगर ग वाले शब्द वाला हेल्पिंग ऑफ है तो क्या मतलब हो रहा है, किसको इंडिकेशन कर रहा है, वो फ्यूचर टाइम को इंडिकेशन कर रहा है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से मैंने अपनी बात को पुटअप किया आपके सामने कि हेल्पिंग ऑफ क्या करते हैं, तो हेल्पिंग ऑफ बेटा टाइम कंट्रीब्यूट करते हैं। हेल्पिंग ऑफ क्या करते हैं, हेल्पिंग ऑफ टाइम कंट्रीब्यूट करते हैं सेंटेंस में, ठीक है ना। अब कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, बिल्कुल मैंने आपको दिखाया कि देखिए आप यहाँ पे है, हूँ किसको इंडिकेट कर रहा है, प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट कर रहा है बेटा। ये आपको रटने की जरूरत नहीं, इसको समझिए। हूँ किसको इंडिकेट कर रहा है, प्रेजेंट टाइम को। था किसको इंडिकेट कर रहा है, पास्ट टाइम को। होगा किसको इंडिकेट कर रहा है, फ्यूचर टाइम। ओके, याद रखिएगा, हेल्पिंग ऑफ का मीनिंग नहीं रटना है आपको, हेल्पिंग वर्ब को समझना है। और क्या समझना है, तो ये समझना है कि हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में टाइम को कंट्रीब्यूट करते हैं और उनको देख के हमें सेंटेंस का टाइम पता चल जाता है। मैं धीरज हूं मतलब कि कोई व्यक्ति प्रेजेंट टाइम में बात कर रहा है। मैं धीरज था मतलब कोई व्यक्ति अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है पास्ट टाइम में, है ना। मैं धीरज होऊंगा मतलब कोई व्यक्ति अपना फ्यूचर इंट्रोडक्शन दे रहा है, मतलब ये प्रेजेंट। आप लोगों को आज हेल्पिंग में बताया गया, आप लोगों को जितने लेक्चर आज हमने दिखाया है आपको जितना, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो कि आपको एक्सप्लेन की गई हैं। आज अपनी इंग्लिश की कॉपी में उन लाइंस को राइट करना है आज आपको, और उन सभी लाइंस को लर्न करना है। हेल्पिंग ऑफ क्या होता है सेंटेंस में, हेल्पिंग ऑफ का क्या रोल है, हेल्पिंग ऑफ सेंटेंस में क्या करता है, किस पर डिपेंडेंट होता है, सारी चीजें आज के लेक्चर में हुई हैं, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट डे में हम लोग सब्जेक्ट पढ़ेंगे और सेंटेंस पढ़ेंगे।
देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे बेटा, सेंटेंस बनाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। देन आफ्टर हम सेंटेंस बनाना स्टार्ट कर देंगे, सभी बच्चों को सेंटेंस बनाना आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, सब लोग हैंड फ्री का यूज कीजिए। मुझे चैट आ रही है कि नेटवर्क नहीं हो रहा है या आवाज नहीं आ रही है, वीडियो नहीं दिख रहा है, तो बेटा हैंड फ्री का यूज कीजिए, अपने मोबाइल को फिक्स कीजिए, अपने घर में वहां मत बैठिए जहां पे बहुत सारा शोरगुल हो रहा है। अगर आप ऐसे जगह पे बैठेंगे ना जहां बहुत सारा शोरगुल हो रहा है या बच्चे या लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं आपको, तो आपकी पढ़ाई अच्छे से हो नहीं पाएगी बेटा, ठीक है ना। इसलिए अब धीरे धीरे थोड़ा सा आप इसके साथ फ्रेंडली हो जाइए। ईयरफोन, एवरीबडी यूज ईयरफोन, यशवनी, एवरीबडी यूज ईयरफोन, और सारा मटेरियल, स्टडी मटेरियल जो है अपने पास रखिए बेटा, ठीक है ना। चलिए अब हेल्पिंग ऑफ अच्छे से लर्न करना है आज, फिर हम लोग कल मिलेंगे नेक्स्ट टाइम सेम लेक्चर पे, ठीक है ना। और हम लोग आगे पढ़ेंगे, तब तक आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से देख लीजिए, और ये जो वीडियो है फिर से मैं शेयर करूंगा आप लोगों को। ओके बाय।